बच्चों ये न्यूमेरिकल है। ये संभवतः 2009 उत्तराखंड बोर्ड या 2010 में आया था। तो ये है ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इसके बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो ये C1, C2, C3, C4 के संधारित्र हैं। इनकी एक एक माइक्रोफैराड है, इसकी 2 माइक्रोफैराड है। तो सबसे पहले हम इसको जरा शॉर्ट समझाते हैं, आपको इसको हम शॉर्ट चित्र समझाते हैं। देखिए C1 का ये पहली प्लेट और C3 की पहली प्लेट सब A पर जुड़ी है। तो देखो C1 की पहली प्लेट और C3 की पहली प्लेट एक बिंदु A पर जुड़ी है, ये A पर जुड़ी है। और C1 की दूसरी प्लेट और C3 की दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ी है। C1 की दूसरी प्लेट और C3 की दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ी है। और जहाँ पर ये दूसरी प्लेट इस बिंदु पर जुड़ी है वहाँ पर C2 जुड़ा है, तो वहाँ पर C2 जुड़ा है। और C2 की दूसरी प्लेट B पर जुड़ी है, C2 की दूसरी प्लेट B पर जुड़ी है, तो ये C2 तक हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये छूटा है, इसको समझिए। जहाँ पर C1 की पहली प्लेट और C3 की पहली प्लेट एक बिंदु पर जुड़ी हुई है, वहां से 2 माइक्रोफैराड माने C4 की पहली प्लेट जुड़ी हुई है। तो देखो जहां से C1 की पहली प्लेट और ये C3 की पहली प्लेट जुड़ी हुई थी माने बिंदु A से, वहां पर C4 की पहली प्लेट जुड़ी हुई है। और C4 की जो दूसरी प्लेट है वो B से जुड़ी हुई है, C4 की जो दूसरी प्लेट है वो B से जुड़ी हुई है। तो इस चित्र को हम इस तरह से समझ लिया। अब इसको हल करना सुविधाजनक तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो बच्चों हर जगह आपको सूत्र नहीं लिखना है, हर जगह आपको तुल्य धारिता C नहीं लिखनी है जैसे मैंने ये हल किया है। तो सबसे पहले ये और ये समांतर क्रम में, समांतर क्रम की तुल्य धारिता जैसे आपको समझाया था कल मैंने, श्रेणी क्रम के लिए होता है 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2। इसको हल किया था तो C बराबर C1 C2 बटे C1 धन C2 आया था। तो इसके लिए हम ये सूत्र यूज करेंगे। और समांतर के लिए आप जानते हो ये होता है C बराबर C1 धन C2, ये तो जोड़ हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ी दिक्कत है, तो श्रेणी क्रम में जहाँ पर संधारित्र जुड़े होंगे वहाँ पर उसकी तुल्य धारिता, टोटल तुल्य धारिता का मतलब होता है टोटल धारिता निकालनी है। तो पहले की धारिता गुणा दूसरे की धारिता बटे पहले धन दूसरे की धारिता। तो इस तरह से हम हल करेंगे। तो जैसे C1 और C3 परस्पर समांतर क्रम में है, तो C1 और C3, C2 नहीं, C1 और C3 परस्पर समांतर क्रम में है, तो इसकी तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C3, C1 प्लस C3 हो जाएगा। तो 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड है, और 1 और 1 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो इसकी तुल्य माने इसकी तुल्य धारिता का मतलब होता है इन दोनों को हटा दें तो इनकी जगह हम 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र लगा सकते हैं। अब इसकी जगह हम 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र लगाएंगे तो यह 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र, और ये C2, यह C डैश माने 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र, और ये C2, ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इसकी तुल्य धारिता C डबल डैश, देखिए इसकी तुल्य धारिता को मैंने C डैश से लिखा है, इसकी तुल्य धारिता C डबल डैश बराबर C डैश गुणा C2 बटे C डैश प्लस C2। तो 2 गुणा 1 बटे 2 धन 1, 2 बटे 3 माइक्रोफैराड। ये सब आपको लफड़े में से बच जाएंगे। अब यहाँ तक हो गया। अब इसकी जो धारिता आई C डबल डैश आई, तो C डबल डैश ये पूरे की आई, इधर इस पूरे वाली की आई C डबल डैश, इस पूरे की माने इस पूरे की जगह आप C डबल डैश लिख सकते हो। तो ये C डबल डैश और ये C4, आप समझ ही गए, दिखाई दे रहा है आपको, ये समांतर क्रम में है। तो इसकी तुल्य धारिता C बराबर, अब तुल्य धारिता के लिए टोटल लिखेंगे C लास्ट में, तो C बराबर C डबल डैश प्लस C4, तो 2 बटे 3 धन 2 में जोड़ोगे तो 8 बटे 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो ये इस तरह से हल किया जाता है। तो ध्यान रखिए जब तुल्य धारिता लिखना हो तो लास्ट में ही केवल C लिखेंगे, बाकी कहीं हर जगह C डैश, C डबल डैश, C ट्रिपल डैश, C फोर्थ डैश, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। लास्ट में ही तुल्य धारिता C लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हर जगह आप C लिखते चले जाओ। तो इस तरह के सवाल आप घर में 2-4 लगाओगे। और नेक्स्ट अभी बताता हूँ, देखो बच्चों ये न्यूमेरिकल है दूसरा। देखो बच्चों ये न्यूमेरिकल है, बिंदु A और B के बीच की तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैराड है, टोटल धारिता 1 माइक्रोफैराड है। तो इस C का मान ज्ञात करना है। तो अब तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैराड है। अभी तक मैंने बताया था तुल्य धारिता को हम C से लिखते हैं, परंतु यहाँ बीच में C लिखा है, इसीलिए हम यहाँ पर
तुल्य धारिता C डैश बराबर 1 माइक्रोफैरड ये दिया है और इस C का मान ज्ञात करना है। तो कैसे लगाएंगे? पहले हम इस पूरे तार के कारण तुल्य धारिता निकालें, फिर इस पूरे तार की तुल्य धारिता निकालें। इस तार की तुल्य धारिता और इस तार की तुल्य धारिता परस्पर समांतर क्रम में होगी। फिर जितना आएगा वो इस C के श्रेणी क्रम में। तो यही तुमको लगाना है। तो पहले उसके इस तार की तुल्य धारिता निकालने के लिए 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड ये वाला श्रेणी में है, श्रेणी में है। इसकी तुल्य आई माना कि हल करोगे आप घर में C डबल डैश आई, इसकी तुल्य धारिता C डबल डैश आपने हल की। फिर ये जो C डबल डैश आया और 1 माइक्रोफैरड ये किस क्रम में आएगा? समांतर क्रम में। इसका आएगी तुल्य धारिता C ट्रिपल डैश, आप इसको हल करोगे। फिर ये जो C ट्रिपल डैश है और 2 माइक्रोफैरड है, ये श्रेणी क्रम में होगी। इसकी तुल्य धारिता C फोर्थ निकालेंगे, हम ज्ञात करेंगे। तो ये एक तार की होगी। अब ऐसे ही हम इसकी निकालेंगे। ये 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। इसकी तुल्य धारिता होगी C फिफ्थ, आप हल निकालोगे। फिर C फिफ्थ और 2 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में होगी। इसकी तुल्य धारिता आएगी C सिक्स्थ, ये क्या आई? C सिक्स्थ, जो आपने हल किया ये C सिक्स्थ आई, माने ये C सिक्स्थ आई। अब जो ये C सिक्स का मान आपने हल किया, ये वाला, ये और ये C सिक्स इसकी टोटल आई, C फोर्थ इसकी टोटल आई, ये परस्पर होंगे समांतर क्रम में, परस्पर क्रम में होंगे समांतर क्रम में। अब जितना आएगा समांतर क्रम में आएगा, ये कितना समांतर क्रम में की जो आएगी, ये माना कि आएगी तुल्य आएगी C सेवेंथ आएगी। फिर जो ये C सेवेंथ है, इन दोनों की जो C सेवेंथ और C, फिर C सेवेंथ व C ये किस क्रम में है? देखो श्रेणी क्रम में आएगी। जब ये श्रेणी क्रम में आएगी तो इसकी तुल्य धारिता, जिसे हमने C डैश लिखा है, तो C डैश बराबर हो जाएगा C सेवेंथ गुणा C बटे C सेवेंथ प्लस C। इसका मान जो C डैश का मान है वो 1 है, C सेवेंथ आपने निकाला ही है, C का मान आपको ज्ञात करना है, C सेवेंथ आपने निकाला ही है, C का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसको गुणा भाग करके हम C की गणना कर लेंगे। अब बच्चों, इसके पहले मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाए थे, तो न्यूमेरिकल आप उस तरह से लगा लोगे। अब नेक्स्ट लेसन यूज करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है विद्युत चालन। आप वैसे विद्युत धारा को जानते हो, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। I बराबर होता है dq बटे dt, इसका मात्रक होता है एम्पियर या कूलम प्रति सेकंड, यह होता है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक स्थायी धारा कहलाती है, एक परिवर्ती धारा कहलाती है। स्थायी धारा का मतलब है जो समय के साथ धारा का मान जिसका स्थिर रहता है, उसे हम स्थायी धारा कहते हैं। देखो इस चित्र में समय बढ़ रहा है परंतु विद्युत धारा का मान स्थिर है, इसलिए यह स्थायी धारा कहलाती है। दूसरी होती है परिवर्ती धारा, जो समय के साथ बदलती रहती है, परिवर्तित होती है, ऐसी धारा को हम परिवर्ती धारा कहते हैं। तो इस चित्र में देखो, ये परिवर्ती धारा है, ये परिवर्ती धारा है, ये परिवर्ती धारा है, तो ये कहलाती है परिवर्ती धारा। अब बहुत लंबे समय पहले एक प्रश्न आया करता था कि सिद्ध करो कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है।
तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये हमें सिद्ध करना होता है। तो इसके लिए हमने 3 तार लिए, 2 तार PQ और RQ जो तार हैं ये परस्पर लंबवत हैं, 90 डिग्री के कोण पर है। इनसे तीसरा तार QS बाहर निकलता है। PQ और RQ तार परस्पर लंबवत हैं, इनसे तीसरा तार QS बाहर निकलता है। अब तो QS यदि हम सदिश राशि के हिसाब से समझें तो QS कर्ण का काम करता है। तो इसमें PQ में माना 3 एम्पियर की बहती है, RQ में 4 एम्पियर की धारा बहती है। तो यदि सदिश राशि होती तो QS में कितनी कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो अंडर रूट 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर अंडर रूट 25 का वर्ग मूल 5 होता है। तो 5 एम्पियर की धारा बहती, परंतु 5 एम्पियर की धारा बाहर नहीं निकलती है 7 एम्पियर की धारा। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ऐसे ही आप कोई भी उदाहरण कर सकते हो, जैसे 6 और 4, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग होता है 64। तो 64 और 36 होता है 100। जैसे इसको आप 6 कर सकते हो, इसको आप 8 कर सकते हो। तो 8 और 6 का योग कितना हुआ, 14 बाहर जाएगी। पर वर्गमूल के हिसाब से कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर अंडर रूट 100 बराबर 10 एम्पियर की धारा। तो 14 एम्पियर की धारा बाहर निकलती है, परंतु यदि 10 की निकलती होती तो विद्युत धारा अदिश राशि होती। ऐसे कोई भी उदाहरण आप अपने मन से भी लिख सकते हो। जैसे 3 और 4 का वर्गमूल 5 होता है, तो यदि सदिश राशि होती तो 5 एम्पियर की धारा बाहर निकलती, परंतु इनके योग के बराबर की बाहर निकलती है, मैंने 3 धन 4 बराबर 7 एम्पियर की धारा बाहर निकलती है। तो ऐसे हम यहाँ 6 माने, यहाँ 8 माने, तो 6 और 8 का योग 14 बाहर निकलेगी। परंतु यदि सदिश राशि होती तो अंडर रूट 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग माने अंडर रूट 100 10 एम्पियर की धारा बाहर निकलती। तो इस तरह से हम कोई भी हम न्यूमेरिकल के रूप में कोई भी हम अपना उदाहरण समझा सकते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब मैं नेक्स्ट परिभाषा आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये टॉपिक है धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या कहलाता है, तो ये पहले चित्र 1 और चित्र 2 को समझो। ये बल रेखाएं हैं, ये क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल वेक्टर है। तो चित्र 1 में क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत बल रेखाएं एक ही दिशा में है, ऐसा कह दें, या क्षेत्रफल जो अदिश राशि है उसके लंबवत बल रेखाएं। जैसे ये मैं हाथ समझो, ये इसका क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर इधर की ओर होगा, ऊपर लंबवत बाहर की ओर होगा। और यदि बल रेखाएं भी ऐसे ही ऊपर की तरफ है, इस चित्र की तरह है, तो उस स्थिति में धारा घनत्व कहलाता है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, या वह क्षेत्रफल जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में है। तो ये जो क्षेत्रफल है बल रेखाओं की दिशा में भी ए है, तो I बटे ए हो जाएगा। अब इस चित्र में जो क्षेत्रफल वेक्टर है ये बल रेखाओं से थीटा डिग्री के कोण पर है। तो ये जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में जो घटक होगा ये इसका क्षैतिज घटक कहलाएगा, AX कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये थीटा है, इस पर लंब डाल दिया, ये लंब कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा, तो ये क्षैतिज घटक कहलाएगा। तो इसलिए यदि क्षेत्रफल वेक्टर वैद्युत बल रेखाओं से थीटा डिग्री का कोण बनाता है तो धारा घनत्व J बराबर I/AX और क्षैतिज घटक AX बराबर A cos थीटा होता है, तो I बराबर हो जाएगा JA cos थीटा। तो I बराबर वेक्टर J डॉट वेक्टर A। अतः इससे एक चीज और निष्कर्ष निकलती है कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है, क्योंकि विद्युत धारा धारा घनत्व और क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन के बराबर होता है। अतः इससे दूसरी चीज निष्कर्ष निकलती है कि धारा घनत्व एक अदिश राशि है और विद्युत धारा किसके बराबर होती है, धारा घनत्व और क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन के बराबर होती है, डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है। और नेक्स्ट अभी समझाता हूं। तो हमको नेक्स्ट टॉपिक है धात्विक चालकों में, धातु के जो चालक होते हैं उनमें आवेश का प्रवाह है। तो धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह है। इसमें सबसे पहले एक अनुगमन वेग की परिभाषा समझनी है कि अनुगमन वेग क्या कहलाता है। तो देखिए
जैसे ये चालक तार है। अब इस चालक तार है, ये चालक तार है, धातु का तार है, इसके सिरे पर हम बैटरी लगाते हैं, 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं। तो इसके सिरे पर विभवांतर उत्पन्न होता है चालक तार के सिरे पर, जिससे प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो धातु है, तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो जब प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इस विद्युत क्षेत्र से प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है और बल से उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों में त्वरण उत्पन्न होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता है, परंतु वो मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयनों से, उसके अंदर जो बद्ध आवेश होता है उनको हम धनायन कहते हैं, उन धनायनों से टकराने लग जाते हैं। इस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। यही मैंने लिखा है। एक चालक तार लेते हैं, इसके सिरे पर एक बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगाने से चालक तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है और इसके सिरे पर जब विभवांतर उत्पन्न होता है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है। इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन सब पर बल लगता है, और जब बल लगता है तो F बराबर होता है ma, तो उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर त्वरण उत्पन्न होता है। और जब त्वरण उत्पन्न होता है तो जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनका वेग बढ़ता है, क्योंकि वेग वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग बढ़ता है, परंतु वो धन आयन, इसके अंदर जो बद्ध आवेश है धन आयन है, उनसे टकराने लग जाते हैं। उनके इस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो यही मैंने इसको एक्सप्लेनेशन के रूप में लिखा है कि जब किसी चालक तार के सिरों पर बैटरी लगाते हैं, ये बैटरी लगाती है, क्रम याद रखना है, तभी सूत्र की उत्पत्ति होगी। बैटरी लगाते हैं तो बैटरी लगाने से उस चालक तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है, और विभवांतर उत्पन्न होता है जिससे प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है, बल से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। इस त्वरण से उनका इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता है, परंतु वे धन आयनों से टकराने लग जाते हैं। इस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, और यह अनुगमन वेग बहुत कम होता है, लगभग 10⁴ मीटर प्रति सेकंड, कहीं लिखा है 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड होता है। दो इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत जब टक्कर होती है, धनायन टकराने लग जाते हैं, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगे समय को श्रांति काल कहते हैं, टाउ कहते हैं। श्रांति काल टाउ कहलाती है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है? तो जब हम इसके सिरे पर बैटरी नहीं लगाते हैं तो हम ये जानते हैं कि धातु के तार में या चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, अनियमित रूप से गति करते हैं, जैसे कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, इस तरह से अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। तो इसलिए उनका वेग एक सदिश राशि होती है, तो अनियमित रूप से गति करते हैं, इसलिए उनका औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। मान u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un अपॉन n इलेक्ट्रॉनों का 0 होता है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, इसलिए इनका औसत ऊष्मीय वेग, प्रारंभिक औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। अब यदि हम थोड़ा सा याद रखना है, कभी कभी 1 नंबर में आ सकता है, धातुओं के चालकता के घटते क्रम में सबसे अधिक सुचालक होती है चांदी। चांदी में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक सुचालक होती है चांदी। इसके बाद कम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में होती है तांबे की, फिर उससे कम होती है एल्युमिनियम की। तो ये चालकता के घटते क्रम में या एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के घटते क्रम में होता है। माने सबसे अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन चांदी में होते हैं एकांक आयतन में, उससे कम होते हैं तांबे में, और उससे कम होते हैं एल्युमिनियम में। इस प्रकार से और अन्य धातुओं में भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अनुगमन वेग की विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता। तो इसमें जो मैंने अभी तुम्हें समझाया था कि एक चालक तार लेते हैं, चालक तार के सिरे पर बैटरी लगाते हैं, तो उसके सिरे पर विभवांतर उत्पन्न होता है, जिससे प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है और त्वरण उत्पन्न होता है। इस त्वरण से उनका वेग बढ़ता है, परंतु वे धन आयनों से टकराने लगते हैं। इस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, और दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगे समय को श्रांति काल टाउ कहते हैं। यही इसके क्रम से समझाया था, जो उसी को क्रम से हमें लिखना है। देखो,
L लंबाई का एक चालक तार लेते हैं, चालक तार के सिरे पर बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने से उसके सिरे पर विभवांतर V उत्पन्न होता है, इसके सिरे पर विभवांतर V उत्पन्न होता है। माने L लंबाई के चालक तार के सिरों पर बैटरी लगाने से उसके सिरों पर विभवांतर V उत्पन्न होता है, जिससे प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/L होती है हर जगह चालक तार में। इससे प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल F बराबर -EE, ऋण चिन्ह, ये ऋण चिन्ह है, अभी आपने पढ़ा है कि ऋण चिन्ह पर माने जो ऋण आवेश होता है उस पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो यही ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। इससे त्वरण A बराबर F/m, F का मान रख दिया -EE/m, समीकरण नंबर 1। यही आपको पढ़ाया है, समझाया है अनुमान वेग की परिभाषा में। इस त्वरण से इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता है, परंतु वे धन आयनों से टकराने लगते हैं। इस औसत वेग को अनुगमन वेग Vd कहते हैं और एवं दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगे समय को क्रांतिकाल टाउ कहते हैं। तो इसके लिए हमने गति का प्रथम समीकरण लिखा है, v बार वेग, औसत अंतिम वेग, प्रारंभिक औसत वेग, a त्वरण, t समय। हमने समझाया आपको कि जब इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता है तो वे धन आयनों से टकराने लग जाते हैं। इस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो औसत अंतिम वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो जो ये औसत अंतिम वेग है यही इसका अनुगमन वेग Vd कहलाएगा। तो हम v बार वेक्टर की जगह Vd लिखेंगे। अभी आपको पढ़ाया था कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, इसलिए उनका प्रारंभिक औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। तो u बार वेक्टर का मान 0 होता है और दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगा समय क्रांतिकाल कहलाता है। तो t की जगह हम टाउ रखेंगे, इस समीकरण इसमें रखेंगे और a का मान भी हम समीकरण 1 से रख देंगे। इससे ये जो a का मान है तो Vd बराबर 0 u बार 0 प्लस a टाउ, a का मान रख दिया -EE/m। अदिश रूप में केवल अंकित मान लिखेंगे, विवरणी लिखेंगे। तो Vd बराबर EE टाउ/m। अभी आपने पढ़ा E बराबर V/L होती है, ये याद रखिए। E बराबर होती है V/L, तो E की जगह हम V/L रखेंगे तो L बटे में पहुंच जाएगा। तो अनुगमन वेग Vd बराबर EV टाउ/m है। तो ये है अनुगमन वेग और वैद्युत विभवांतर में संबंध, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो ये आपको याद रखना है। इन सब के सूत्र की उत्पत्ति का आधार वही है अनुगमन वेग की परिभाषा, जो लंबे में मैंने आपको समझाई कि चालक तार लो, उसके सिरों पर बैटरी लगाते हैं, विभवांतर उत्पन्न होता है, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इससे प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है, इस बल से त्वरण उत्पन्न होता है, इस त्वरण से उनका वेग बढ़ता है परंतु वे धन आयनों से टकराने लगते हैं। उनके इस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं और दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगे समय को क्रांतिकाल टाउ कहते हैं। यही परिभाषा है और इस तरह से हम सूत्र की उत्पत्ति कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको फिर हम बाद में बताएंगे।